नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संसद का भाग 2। संसद का पार्ट 1 जो था, जिसमें हमने लोकसभा के बारे में लोकसभा नहीं, हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, राज्यसभा से संबंधित एक पॉइंट था जो कल मुझसे गलती से छूट गया था, वो बाद में मुझे याद आया। अभी मैं उस चीज़ को बता देता हूँ, फिर इसके बाद हम राज्यसभा का एक ऐसा पॉइंट था जो मुझसे छूट गया था, जिसको मैं आज अभी बताऊंगा आपको। फिर हम लोकसभा को स्टार्ट करेंगे डिटेल में। ठीक है, जिस तरीके से मैंने राज्यसभा को पढ़ाया है वैसे ही लोकसभा को भी पढ़ाऊंगा अच्छे से, ताकि एक भी प्रश्न आप लोगों का बाहर ना जाए। तो ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, ओके। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सा वो पॉइंट छूट गया था कल। तो दोस्तों देखिए, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये लोकसभा है, ठीक है, यहाँ से धन विधेयक पारित किया जाता है। धन विधेयक, एक मिनट, धन विधेयक, विधेयक यहाँ से धन विधेयक, मान लीजिए ये धन विधेयक है, ठीक है, ये पारित हो जाता है लोकसभा से। ठीक है, अब ये चला गया कहाँ? अगले सदन में, यानी कि राज्यसभा में। राज्यसभा में क्या, अब मान लीजिए कि किसी कारणवश राज्यसभा में ये धन विधेयक जो है ये पारित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि राज्यसभा में जब ये जाता है तो राज्यसभा के पास सिर्फ इतना ही पावर है कि वो इस धन विधेयक को, ठीक है, इस मनी बिल को, ये सिर्फ और सिर्फ 14 दिन, ये दिन याद रखना बहुत ज़रूरी है, यही प्रश्न पूछा जाएगा। 14 दिन मैक्सिमम, वो 14 दिन तक इसे रोक सकता है। अगर 14 दिन में पास करना है राज्यसभा तो करो, नहीं तो 15वें दिन ये धन विधेयक स्वतः ही पारित माना जाएगा, स्वतः पारित हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं कल थोड़ा बताना भूल गया था, ये 14 दिन वाला थोड़ा आपको याद रखना है, यही डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा, ऐसे प्रश्न ऐसे बन जाएगा कि मान लीजिए कि धन विधेयक लोकसभा से पारित होता है और वो राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा इसको कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है। बस ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। आपको उसमें टिक करना होगा 14 दिन तक मैक्सिमम, अधिकतम। ठीक है, 14 दिन में पारित कर दिया तो ठीक है, नहीं पारित करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो तो 14 दिन बाद पारित हो ही जाएगा 15वें दिन। तो इस प्रकार से ये काम करता है। ठीक है, अब आज हम जो बात करने जा रहे हैं, एक मिनट, इसको पहले हटा दिया जाए। अब हम बात करेंगे, हमने राज्यसभा के बारे में देख लिया है सब कुछ, अब हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा के बारे में। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है लोकसभा। लोकसभा, ठीक है, तो जैसे मैंने कल बताया था आपको राज्यसभा वाले चैप्टर में कि राज्यसभा की जो बात की गई है वो आर्टिकल 80 में किया गया है, तो लोकसभा की जो बात की जाएगी वो होगा 81 ठीक है, 81 अनुच्छेद जो है वो लोकसभा से संबंधित है। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ याद रखना है, एक संसद, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। संसद 79, लोकसभा, और ये चलिए ठीक है, समझने के लिए आप समझ जाएंगे। पहले पहले राज्यसभा आता है, ठीक है, 80, फिर 81। क्यों? क्योंकि ये उच्च सदन होता है। राज्यसभा जो होता है ये अपर हाउस होता है, और लोकसभा जो होता है ये लोअर हाउस होता है, यानी कि निम्न सदन होता है ये। ठीक है, इसका कारण भी मैंने आपको बताया था समझने के लिए कि लोकसभा में जो मेंबर जो होते हैं वो आपके 25 साल के होंगे, और यहाँ पर 30 साल हो जाएगा। ठीक है,
खैर, अब हम लोकसभा को देखने जा रहे हैं। लोकसभा को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि लोकसभा क्या होता है, तो ये निम्न सदन माना जाता है, पहला पॉइंट, ठीक है। निम्न सदन, यहाँ पे लोकसभा हेडिंग डाल देते हैं, आर्टिकल 81, ठीक है। निम्न सदन, पहली बात। दूसरी बात, इसकी जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो है 552 मैक्सिमम, यानी कि इसके जो सांसद होते हैं वो अधिकतम 552 ही हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में ये 552 नहीं है। वर्तमान में कितने हैं अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये पहले बिंदुवार हम हर चीज़ को पहले देख लें। फिर एक अनुच्छेद होता है 331, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है 331। हालांकि अब ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न बनता है यहाँ से। आर्टिकल 331 जो है, यहाँ से 2 आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जाता था, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ खत्म हो गया है, अब ये चीज़ नहीं है। लेकिन आपको फिर भी ये याद रखना है कि 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे है कि एक अमेंडमेंट हुआ था 84वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें क्या ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 2001 में, 2001 में हुआ था। और इसमें क्या कहा गया था कि 2026 तक हम लोकसभा की जो सीट है उसको हम निश्चित कर देते हैं, यानी कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो अब 2026 आने वाला है, 4-5 साल बाद आ जाएगा। 4-5 साल क्या मतलब 4 साल बाद आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि लोकसभा की जो सीट है ना वो बढ़ जाएगी। 1 मिनट, थोड़ा पैर सीधा कर लूँ। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, 552, ठीक है। ये टोटल स्ट्रेंथ हो सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान में है कितनी, तो ये है 545। अब हम इसको एक एक करके हम समझेंगे कि ये 545 कैसे हो रहा है। तो पहले आपको याद रखना है कि 524 ये राज्यों से आते हैं, ठीक है, राज्यों से। फिर 19 जो हैं ये यूनियन टेरिटरी, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यूटी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है। और 2 जो हैं वो आंग्ल भारतीय, ये अभी प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो है, ये आंग्ल भारतीय, ठीक है। सबको अब जोड़िए, देखिए कितना हो रहा है। तो 524 में अब 2 जोड़ दीजिए तो 526 हो जाएगा, ठीक है। और 26 में जब आप 9 जब जोड़ेंगे, देखिए 5 2 4, ठीक है। यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे 9 कर दीजिए, तो 9 2 11, 11 4 15, 15 के 5 हासिल 1 2 2 1 3 3 1 4 4 का 4 और 5, 545 हो गया ना। तो इस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं लोकसभा में जो शेड्यूल कास्ट जो हैं इनके लिए जो सीटें रिजर्व की गई हैं वो है 84, ठीक है। और शेड्यूल ट्राइब के लिए ये है 47। ये चीज़ याद रखिएगा, 1 लाइनर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। और किस अनुच्छेद में ये बात किया गया है, तो ये बात किया गया 330। तो हमने क्या देखा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें रिजर्व हैं
तो अनुसूचित जाति के लिए कितनी है, तो 84 है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है, तो 47 है। किस आर्टिकल में, तो ये आर्टिकल 330 में बात किया गया है। एक चीज़ आप ध्यान दे रहे हैं कि ये चीज़ मैंने आपको राज्यसभा वाले सेक्शन में नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था, क्योंकि राज्यसभा में सीटें जो हैं वो रिजर्व नहीं हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा कि राज्यसभा में SC ST की सीटें नहीं हैं, रिजर्व नहीं हैं। सीटें हैं, मतलब जाने को तो वो भी जाते हैं, लेकिन सीटें रिजर्व नहीं है, जैसे लोकसभा में वैसे नहीं है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है, सदस्य बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? पहला बात, 25 वर्ष आपका पूरा होना चाहिए, और दूसरा बात, कोई दिवालिया या पागल आप नहीं होने चाहिए, पागल नहीं हो या दिवालिया। दिवालिया का यहाँ पे अर्थ दोस्तों ये है कि आप एकदम, मतलब जैसे नहीं होता है कि लोग कहते हैं कि आपका दिवाला निकल गया है, वहीं से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इट मीन्स कि आप बर्बाद नहीं होने चाहिए, आपके पास कुछ मतलब संपत्ति, कुछ संपदा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बची होनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, लोकसभा जो होता है, लोकसभा ये स्थायी सदन है, सॉरी स्थायी कह रहा हूँ, अस्थायी है, अस्थायी सदन होता है, सदन है। ठीक है, मतलब वही हम बात किए थे राज्यसभा का, तो राज्यसभा स्थायी सदन था। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, वो 84 आप पिछली वीडियो को जाके देख लीजिएगा। फिलहाल अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको भी साथ साथ डिस्कस करता चलूँ, वो तो बस आपको याद दिलाने के लिए और थोड़ा सा मतलब आपको समझाने के लिए ऐसा कर देता हूँ। अदरवाइज़ वीडियो को लंबा करने में मेरा शौक़ नहीं है। खैर, बस आप इतना ध्यान रखिए कि लोकसभा अस्थायी सदन है। अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है तो आप पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। पिछली वीडियो में सब कुछ मैंने साफ साफ बता रखा है। ठीक है, कार्यकाल जो इनका होता है वो 5 वर्ष होता है। हर 5 साल बाद लोकसभा का नए सिरे से गठन होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि आपातकाल के समय जैसे मान लीजिए कि संसद विधि द्वारा अगर कोई लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि अगर होती है तो वो 1 साल से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये 2022 चल रहा है, 2022 है ये। ठीक है, अब 2022 है, अब यहाँ पे लग गया क्या, आपातकाल, आपातकाल लग गया। अब जब आपातकाल लग गया है तो अब उसमें तो चुनाव होगा नहीं, तो जब चुनाव नहीं होगा तो ऐसा है कि इसका जो कार्यकाल जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए, यानी कि 2023 तक ही एक्सटेंड किया जा सकता है। 1 वर्ष सिर्फ, 1 वर्ष सिर्फ। ठीक है, सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। हाँ, अगर 23 में भी आपातकाल है तो फिर वहाँ से फिर आप 1 साल एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार में सिर्फ 1 ही साल होगा। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये मैंने आपको कल आर्टिकल 75(3) में बताया था आपको। ठीक है, मुझे 1 मिनट कंफर्म कर लेने दीजिए। आर्टिकल 75(3) ही तो था वो। हाँ, आर्टिकल 75(3) ही है। ठीक ना, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि 75(3) कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो 75(3) में लोकसभा जो है, सॉरी, हाँ चलिए ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी होती है।
मतलब कि मान लीजिए ये मंत्रिपरिषद है, ये भी मिनिस्टर, ये भी मिनिस्टर, ये भी मिनिस्टर, ये भी मिनिस्टर, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब मिनिस्टर हैं सब, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये मंत्री साहब हैं ये वाले, अब इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है और वो पारित हो जाता है लोकसभा में, ठीक है। तो क्या होगा कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद जो है ना, ये भंग हो जाएगी, ये भंग हो जाएगी अगर सिर्फ एक मिनिस्टर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो। इस चीज़ को याद रखिएगा। एक, चलिए इसको इसी पेज पर बता देता हूँ, नहीं अगले पेज पे आ जाने दीजिए। देखिए ये लोकसभा है, ये लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा है, ठीक है, ये मान लीजिए लोकसभा है। तो इसकी जब भी बैठक होगी ना, तो मान लीजिए कि इसमें 545 सदस्य होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम तो 552 हो सकते हैं, लेकिन होते कितने हैं, 545 होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 545 लोग इसमें बैठ सकते हैं, इसके सदस्य बने हुए हैं ये 545 लोग, ठीक है। अब होता इसमें ये है कि मान लीजिए कि 545 लोग अगर उपस्थित नहीं हो पाते हैं, जाहिर सी बात है कि एक टाइम पर सभी लोग नहीं आते हैं, सभी लोग नहीं आ पाते हैं, सभी लोग चाहे अपना कुछ व्यक्तिगत कारण हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन नहीं आ पाते हैं। तो वहाँ पर एक चीज़ ये तय किया गया कि आखिर में कितने लोग हों कि कम से कम लोकसभा का जो कार्यवाही है वो शुरू किया जा सके। तो इसके लिए क्या किया गया था कि कहा गया था साहब ऐसा है कि इस 545 का आप ऐसा करो कि 1/10, 1/10वां हिस्सा, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे आप तो ये आएगा 54.5। ये मैथमेटिक्स में बता रहा हूँ आपको, लेकिन रियलिटी में तो पॉसिबल है नहीं ये, तो इसको हमने सीधे सीधे 55 मान लिया। यानी कि अगर आपके लोकसभा में 55 लोग, कम से कम 55 लोग अगर आते हैं तो आप कार्यवाही को शुरू कर सकते हैं, नहीं तो नहीं किया जा सकता है। अगर 54 भी हुआ तो नहीं हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन बनता है कि कोरम या गणपूर्ति की संख्या कितनी होती है, तो ये टोटल स्ट्रेंथ की 110 होती है, ठीक है। इस चीज़ का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कोरम जो होता है वो कितना होता है, ठीक ना, तो आपको बताना होगा वहाँ पर कि सर ऐसा है कि कोरम जो होता है वो 1/10 होता है, ठीक है। गणपूर्ति मतलब टोटल स्ट्रेंथ की 1/10 होनी चाहिए कम से कम, अदरवाइज बैठक नहीं हो सकती। अब मान लीजिए कि 545 में से अगर 55 लोग भी जब नहीं आ रहे हैं तो क्या मतलब, स्पीकर साहब ऐसे तो हैं नहीं कि वही चुपचाप बैठे रहेंगे वहाँ पर, ऐसा नहीं करेंगे वो। भाई सीधी सी बात है, जब आप लोग सदन में नहीं आएंगे तो स्पीकर साहब क्या करेंगे बैठ करके वहाँ पे, तो बैठक को भंग कर देंगे। अब चलिए ठीक है, अब हम देख लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, कुछ आर्टिकल देखेंगे जहाँ से हमारे प्रश्न बनते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, तो ये है आर्टिकल 93, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा आर्टिकल 93 को, कि आर्टिकल 93 क्या कहता है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगा। यानी कि एक अध्यक्ष महोदय होंगे और एक उपाध्यक्ष होंगे। मतलब ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आ कहाँ से रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव हुआ, ये सभी लोग मेंबर आ गए, ठीक है, सदन में आके बैठ गए हैं, ठीक है, ये सभी 545, कितने लोग हैं ये 545 लोग हैं। अब क्या होगा कि इसी में से आर्टिकल 93 के हिसाब से एक को किसी को पकड़ करके अध्यक्ष बना दिया जाएगा और एक को पकड़ करके उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा। यहाँ से एक चीज़ हमें ये समझ में आ रहा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी सांसद ही होता है और कोई नहीं होता है, ठीक है। जैसे अभी ओम बिरला साहब हैं, तो वो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो राजस्थान की कोटा सीट से अभी वो सांसद हैं वो, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा,
अदरवाइज जहाँ तक मुझे लग रहा है ना वो कोटा से ही सांसद हैं वो, ठीक है। अब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में सदस्य लेते हैं, ठीक है। उनकी जो शपथ होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष और जैसे मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष भी हो गया, उपाध्यक्ष भी हो गया, 2 लोग आ गए, तो ये लोग क्या करेंगे कि लोकसभा सदस्य के रूप में ये लोग शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अध्यक्ष तो बन गए, ये भी उपाध्यक्ष बन गए, लेकिन ये जो ओथ जो इनकी होती है ना, यानी जो इनका शपथ होता है, इस शपथ में ये नहीं कहेंगे कि हम अध्यक्ष बन गए, नहीं, ये सदस्य का ही शपथ लेते हैं ये, और कुछ नहीं होता है, ठीक ना। और एक चीज़ ये याद रखिएगा कि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर रिवर्स खेला चलता है, ठीक ना। और लोकसभा के तत्कालीन अगर समस्त सदस्यों के बहुमत से अगर कोई संकल्प अगर पारित कर दिया जाता है तो इनको पद से भी हटाया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये सारे सदस्य हैं और इन्होंने अगर बहुमत ला करके अगर संकल्प पारित कर देते हैं तो कहते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि भाई साहब आप ऐसा है, ये लोग संकल्प पारित कर दिए हैं, आप हट जाइए, लोकसभा का जो सीट है उसको आप छोड़ दीजिए, सॉरी लोकसभा कह रहा हूँ, अध्यक्ष का सीट जो है वो छोड़ दीजिए। लेकिन क्या वो सांसद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे ये याद रखना है कि वो सांसद रहेंगे, ठीक है, सांसद के रूप में वो रहेंगे वो। लेकिन इसकी जो सूचना है, यानी उनको हटाए जाने की जो सूचना है, ये 14 दिन पूर्व, ये सूचना जो है, 1 मिनट, 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है, आवश्यक है, ठीक है। अब चलिए, अब जल्दी जल्दी कुछ तथ्य देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट। पहला फैक्ट ये है कि अनुच्छेद 108 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो 108 में क्या कहा गया है कि दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है, यानी कि संयुक्त अधिवेशन, ऐसे याद रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, 108 में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? जैसे मान लीजिए कि ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, किसी बात पर इन लोग का, किसी बिल पर इन लोग का बात नहीं बन पा रहा है, तो क्या होगा कि अनुच्छेद 108 के तहत ये ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो यहाँ पर इसकी अध्यक्षता राज्यसभा के जो सभापति महोदय होते हैं वो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अध्यक्षता जो करेगा वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता करेगा, ठीक है, ज्वाइंट सेशन का। अब आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई विधेयक अगर धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो निर्णय लेता है ना वो लोकसभा अध्यक्ष ही लेता है। लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेगा कि धन विधेयक है या नहीं। अगर लोकसभा अध्यक्ष कह देता है कि नहीं, ये जो आप बिल जो लेके आए हैं, ये जैसे मान लीजिए बिल है, ये बिल जो है ये धन विधेयक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष कह दिया कि धन विधेयक है तो है, अगर कह दिया नहीं है तो नहीं है, यानी कि पूरी अथॉरिटी इसके पास होती है इसकी, ठीक है। लोकसभा के जो पहले जो अध्यक्ष जो थे, प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, वो कौन थे? तो जीवी मावलंकर साहब थे, जीवी मावलंकर, ये पहले
मतलब फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर साहब, ठीक है। अभी वर्तमान में कौन है? तो अभी वर्तमान में ओम बिरला साहब हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित यही सारी बातें थी इसके ऊपर, और इसके बाद में कोई भी प्रश्न यहाँ से नहीं बनेगा लोकसभा से, ठीक है। कल जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे संसद की वित्तीय समितियों के बारे में बात करेंगे, और वित्तीय समितियों में हम देखेंगे कि लोक लेखा समिति क्या है, प्राक्कलन समिति क्या है, सार्वजनिक उपक्रम समिति क्या है, शून्यकाल किसे कहते हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं। और ऐसे कर करके हमारा जो सेशन है वो आगे बढ़ता रहेगा। फिर हम उच्चतम न्यायालय की तरफ बढ़ेंगे, फिर वहाँ से उच्च न्यायालय की फिर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम सारे अपने सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, और काफ़ी डिटेल में हम कंप्लीट करेंगे, ताकि कोई भी अगर प्रश्न यहाँ से आता है तो वो छूटे नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक मिलता हूँ मैं फिर आपको इसके अगले भाग में। आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।